आगे बढ़ते हैं, एक स्टोरी है, ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। जी हमारा यासर बाबा खिदमत जिनको कहा जाता है, अब्दुल सत्तार ईदी, आज उनकी 10वीं बरसी है। उनको 10 साल हो चुके हैं और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से खुसूसी पैकेज तैयार किया गया है, आपको वो दिखाते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, ये जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा आपको बता दें कि इनको ये टाइटल दिया गया बाबा खिदमत का, और इनकी जो खिदमत हैं ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से जो उन्होंने काम किया है, फिलैंथ्रोपी की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो दुनिया में जिसकी मिसालें कम मिलती हैं। दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंसेस का फ्लीट जो है वो आपने अपने तई जो है वो तैयार किया, अपनी कोशिशों से बुनियाद उसकी आपने रखी पाकिस्तान के अंदर। और ये पहला ऐसा मौका था कि जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्बुलेंस सर्विस जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ हुआ, और वो फ्लीट बढ़ता 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 एशिया का सबसे बड़े फ्लीट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा ईदी साहब की अगर आप बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी बायोग्राफी जो है वो तहमीना दुरानी ने लिखी है, और बड़ी ज़बरदस्त किताब है जिसके अंदर उन्होंने सारे अपने जो हालात व वाक़यात जिनसे गुजर कर वो यहाँ तक पहुँचे थे, ईदी को उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया, अपनी पॉकेट मनी के ज़रिए जब वो छोटे से थे पैसे जमा करके ये फिलैंथ्रोपी की तरफ आए, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उनका एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो उन्होंने उनकी किताब में भी मेंशन है कि जब उनकी वालिदा अपने बच्चे को, जो अब्दुल सत्तार ईदी थे, उनको जब स्कूल जाने के लिए पैसे दिया करती थी तो वो 1 रुपए की जगह 2 रुपए देती थी। 1 रुपया वो उनके खर्चे के लिए देती थी और वो कहा करती थी कि 1 रुपए आपने किसी और को देना है। तो उनकी तरबियत इसी तरह थी जो जो उन्होंने कंटिन्यू की, अपनी मदर की उनकी जो लेगेसी थी उन्होंने कंटिन्यू की। और ये सारी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज़ें आपके अंदर आई, ये जो औसाफ थे, ये तरबियत की वजह से थे, जो आपकी वालिदा ने आपकी तरबियत की थी। और उनके बारे में थोड़ा सा ये आपको बता दें कि 28 फरवरी 1928 को भारत के शहर बांटवा में पैदा हुए थे। अब्दुल सत्तार ईदी ने क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में मुकम्मल सुकूनत जो है अख्तियार की, और 1951 में एक छोटे कमरे से फलाही खिदमत का आगाज़ किया जो ईदी सेंटर बना, और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे ईदी सरखाने बने, और उसके बाद फिर एम्बुलेंस सर्विसेज हुई हैं, और न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के फार एंड वाइड एरियाज़ में भी ईदी ने अपनी सर्विसेज को जो है और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत काम किया गया है, बहुत सारे काम किए। वो जो झूला उन्होंने लगाया था जिसमें वो कहा करते थे कि जिनको बच्चे नहीं पालने वो हमारे पास बस खामोशी के साथ रख के चले जाएं, और वही उनकी तरबियत करते थे, वही पालते थे। और हमने ये देखा कि वो हकीकत में बहुत मोहब्बत करते थे बच्चों से, उनकी जेस्चर से, उनकी पॉजिटिविटी से। बच्चों के लिए उन्होंने बेहद काम किया, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पूरी खिदमत की उन्होंने तमाम लोगों की, जो उनसे जुड़ते गए, चाहे वो बात करें हम ख़वातीन के हवाले से, एम्बुलेंसेस के हवाले से, सरखाने की जिस तरह आपने बात की, बहुत बेहद काम किया गया है खिदमत के हवाले से। और जनाब 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है दुनिया से रुखसत हुए। तो ये जो ईदी विलेजेस उन्होंने बनाए थे उसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे। उन बच्चों में से सबका कहना ये था कि एक दफ़ा फिर जो है वो यतीम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा साया था, एक बहुत बड़ा शेल्टर था जो हम सब के सरों पे था, ना सिर्फ उन बच्चों के बल्कि उन सब के सरों पे वो इससे महरूम हो गए। मगर उनके काम आज तक उनके साहिबजादे हैं फैसल ईदी, वो इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। जी, स्टॉक के हवाले से आज कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सरफराज अली मौजूद हैं, उनसे कुछ अपडेट्स ले लेते हैं मार्केट के हवाले से। सरफराज, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी 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 सर, सरफराज, मार्केट की क्या एक्टिविटी है और स्टार्ट कैसा हुआ आज मार्केट का, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। आज कैसी 100 इंडेक्स 1,84,900 तक पहुंच गया है, और आज पाकिस्तान शेयर मार्केट 1350 माइनस तक भी पहुंच गई है। और इसकी सारी वजह हमें जो लग रही है मशीकी वस्ता की सूरत हाल के पेश नजर जो मार्केट पे असर पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका कि सरफराज हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे स्टॉक मार्केट के स्टार्ट से मंदी जो है वो नज़र आ रही है, और बिल्कुल क्लियरली ये इंडिकेशन मिल रही थी। ख़ासतौर पे ये जो एयर स्ट्राइक की है अमेरिकन ने ईरान के अंदर एक दफ़ा फिर, उसकी वजह से जो है दोबारा से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है मार्केट पे। सबसे पहले उसका इम्पैक्ट नज़र आता है, और एट द सेम टाइम कमोडिटी मार्केट्स में ऑयल की प्राइसेस के हवाले से एक दफ़ा फिर 5% का जो है वो सर्ज प्राइसेस में आ गया है। और उसकी वजह यह है कि ईरान का जो तेल मार्केट में जिसको फरोख्त करने की इजाज़त दी गई थी अगस्त तक,
वो 17 तक जो है वो महदूद कर दी गई है, और हो सकता है इसको बहुत जल्द कोई और डेवलपमेंट हो भी जाए, इसको दोबारा से कर्टेल कर लिया जाए, पाबंदी दोबारा से आयद कर दी जाएगी, तो फिर प्राइसेस के अंदर एक दफ़ा फिर सर जाएगा। और शायद यही चीज़ हमारे जो चैम्पियंस इकोनॉमी के वो एंटिसिपेट कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने प्राइसेस में कोई डिक्लाइन ऐसा मेजर नहीं किया कि रिकवरी का जो है वो उनको बखूबी अंदाज़ा था, इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल इन्हीं मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, इसके साथ साथ और मौशी सूरत हाल हमारी किस तरफ जा रही है, तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब परवेज़ एच मंदरास वाला साहब, इंतहाई मोहतरम है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इकानमी के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन आपके साथ पास्ट में भी रही है, आज एक दफ़ा फिर मदू का रखा है। परवेज़ साहब, अभी सूरत हाल जिसकी हमने इंडिकेशन दी है, हमारे यहाँ जो इकानमी के चैम्पियंस हैं वो शायद सारी चीज़ें एंटिसिपेट कर रहे थे, हम भी बल्कि इनफैक्ट ये सोच रहे थे कि जो ऑयल प्राइसेस के अंदर एक बेनिफिट था जो आवाम को दिया जा सकता था, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए, वो नहीं आने देते। तो ये पहले से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अगर इस तरह सिचुएशन दोबारा एस्केलेट करेगी तो प्राइसेस को दोबारा एडजस्ट नहीं किया जाने दिया जाएगा। ये आखिर सिलसिला है क्या, और ये सिचुएशन तो एवरी नाउ एंड देन रहेगी। आपका प्लान कहाँ गया, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि यू हैव टू हैव सम कंटिजेंसी प्लान, कि जिसको आप रखें सामने कि अगर इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो आप अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन यहाँ तो वो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों? देखें, एक कारोबार होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके जहन में ये हो कि भाई मुझे जो है ना लोगों की जेबों से पैसे निकालने हैं किसी भी तरह से, बिल्कुल ठीक है, तो आप फिर उसको फिर कारोबार तो नहीं कहते, फिर आप उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डाका। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, यहाँ जो प्राइसेस जो है वर्ल्ड मार्केट में जब फ्लक्चुएट होती है ना, तो वो पहले जब था बिफोर वॉर, तो वो जो आपकी क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी वो $58 पर बैरल थी। फिर इसके बाद जो पीक पे जो गई ना वो प्राइसेस गई $117 प्लस कुछ, 117 तक चली गई थी और उस पे गई थी। आज जो करेक्शन आई है फिर वो $72 पे अभी चल रही है, और फिर अभी उसमें थोड़ा 5% 10% ऊपर नीचे चलता है, डिपेंड्स के जो सिचुएशन जो चल रही है ना उसमें। अच्छा, जो दुनिया में क्या होता है कि जब इस किस्म के हालात होते हैं और जब ये डिमांड एंड सप्लाई होती है और प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को भी तो चलाना है ना। अपनी इकोनॉमी के ऊपर इस किस्म का तेल की कीमत का बोझ लोगों के ऊपर तो नहीं डालना है ना, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी ना तो आपके पास इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी तो टैक्सों का मसला हो जाएगा। दूसरी बात है कि लोगों का जो है ना पावर होती है, परचेजिंग पावर, वो कम हो जाती है, लोगों के लिए परेशानियां हो जाती हैं, दे कैन नॉट मीट द एंड्स, यू नो। अच्छा, एक्चुअली अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ ऑयल है ना, ये एक समझ लो कि एक रोज़मर्रा की चीज़ होगी। जैसे हम रोटी खाते हैं ना, इस तरह से ये भी एक रोज़मर्रा की चीज़ होगी जो हमारे पेट में नहीं जाती, बट इट इज़ पार्ट ऑफ, क्योंकि इससे सारी चीज़ें आपकी होती हैं। आपकी सामान की ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपकी वेजिटेबल की कॉस्ट होती है, आपकी दूध की कॉस्ट होती है, वट एवर यू थिंक अबाउट इट, ठीक है ना, वो उसकी कॉस्ट में मल्टीप्लाई होता है। और फिर आपकी ट्रैवलिंग, एक आम आदमी जो रिक्शे पे जाता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता है, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है टू रीच एट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बात दरअसल होती है कि भाई दुनिया में एक प्रैक्टिस रही है कि वहाँ इस किस्म के जो है ना इकोनॉमिस्ट होते हैं, इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो उस सिचुएशन को देख के ना तो उसका जो फ़ायदा है इमीडिएटली जो कहते हैं कि वो उसको दें, लोगों को दें, ताकि इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है ना वो चलती रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, और जो महंगाई है ना वो कटेल रहे, और उसका जो है ना ट्रांसफर जो है ना वो लोगों के सरों पे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बट हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई एक दफा प्राइस बढ़ा दी ना तो बस बढ़ा दी। भाई जब आपने बढ़ा दी, घटा भी सकते हो और फिर बढ़ा भी सकते हो। सिचुएशन में लोगों को आजकल टीवी पे सब कुछ नजर आता है, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ नजर आता है। मगर यार अगर सिचुएशन में इतना फर्क आ गया 117 से 72, विच इज अ गुड डिफरेंस, यू नो, तो उसका अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर 15 दिन की इकोनॉमी में वो एक्टिविटी वापस से दोबारा उसके अंदर उस साइकिल में चली जाती है, तो वो क्या है कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं एवरीवेयर, और उसको हम लोग कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो अब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर आप लोगों को नहीं ट्रांसफर करते हो और आप कहते हो कि नहीं यार मैं समझता हूँ, देखो इसमें बात आ रही थी मैं की, एक इंडिविजुअल सोच ना। अब यहाँ अगर आप ये कह दें कि यार मैं अपना कारोबार करता हूँ और सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं अपनी इंडिविजुअल सोच से अपनी कंपनी को चलाता हूँ, मगर जब आप कॉर्पोरेट चलाते हो तो उसके अंदर अपने कलेक्टिव डिसीजन होता है।
अभी यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इसके अंदर ना तो कॉर्पोरेट कल्चर है ना तो इंडिविजुअल है। या पता नहीं कोई एक बंदा सोचता है कि यार ये करना है और उस तरह से, इस तरह से गवर्नमेंट तो नहीं चल सकती है, ठीक है ना। इसमें इनको चाहिए कि भाई जैसे प्राइस नीचे आती है उसका, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, आपको स्टोरेज करनी है, आपको सामान मंगवाना है, आपको ऑयल मंगाना है। ऑयल का ये है कि ऑयल की एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। आप ये नहीं कि भाई आप 15 साल का ऑयल लेके जब सस्ता हो या महंगा हो तो लेके रख दें। आपको वो साइकिल मेंटेन करना पड़ता है कि ऑयल आया यहाँ लोगों के पास गया, ये ऑयल आया ये लोगों के पास गया, और आप उसको बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। आप वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं, जैसे ही प्राइसेस नीचे आती है आप अपनी बिड डाल के वो एक टाइम का बाय कर लेते हैं, और फिर आप समझते हैं कि अगर और मजीद नीचे आने वाली है तो आप लिमिटेड करते हैं, उसकी हेजिंग नहीं कर लेते हैं। तो इस तरीके से दुनिया में चलता है जैसे आम कारोबार चलता है, जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ा है। अब ये मैं कहता हूं कि यार थोड़ा सा फर्क आता है तो हम कहते हैं कि भाई यार बहुत ज्यादा फर्क है, हमने प्राइस बढ़ा। अब इतना फर्क आ गया 117 से 72, तो विच इज लाइक 40%, यू नो। तो अब 40% अगर आपने एक प्राइस बढ़ाई थी 500-450 में करी थी, 450 में करी थी 450, तो आप 40% पे लेके आओ, उसको माइनस करो तो कितनी आ गई, ठीक है ना। तो ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि आप उसके कंपोनेंट्स तो देखें। अगर आप प्राइस से थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं तो उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अलाइड कंपोनेंट, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी जनरेट हो सकती है, उससे कितना लोगों को रिलीफ मिल सकता है, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग कितनी हो जाती है, उसमें आप कितने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, उसमें लोगों को कितना रिलीफ होता है। देखिए हमारी एक पॉपुलेशन की ग्रोथ जो कि जा रही है, लोगों की डिमांड उसके ऊपर लगी हुई है, लोगों की उम्मीदें अब तो लगी हुई हैं। देखो हम यहाँ कहते हैं कि लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट बने, ये डेवलपमेंट हो, ये नई रोड बने। यहाँ लोगों की उम्मीदें पता है किस पे हैं कि 10 रुपए पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए। आपने लोगों की प्रायोरिटी जो है ना, आपने पूरी चेंज कर दी है यार। लोग सवाल भी ये कर रहे हैं कि आया पेट्रोल की कीमतों में कमी देखी गई है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, अशिया खुरनोश है, दूध है, चीनी, आटा, चावल, इनके प्राइसेस में कमी क्यों नहीं आती? क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीज़ों के प्राइस एकदम हाई पे चले जाते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो हम देखते हैं कि कितना टाइम गुजर गया, प्राइस वही है बाकी चीज़ों की। तो ये क्यों है? मैकेनिज्म नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, देखिए वन मैन डिसीजन, वन मैन आर्मी। हम कॉर्पोरेट डिसीजन भी करते हैं, हम इंडिविजुअल डिसीजन भी करते हैं। हम ये समझते हैं कि भाई अगर हम ये डिसीजन, अच्छा सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं, दे नो कि भाई उसके रेपरकशन क्या हैं, ठीक है ना। मगर बात दरअसल ये है कि अगर उसकी मॉनिटरिंग ना हो, ठीक है ना, उसका मैकेनिज्म ना हो। देखिए हर चीज़ का एक मैकेनिज्म बनता है, एक प्राइस बनती है। आप अपना बजट बनाते हैं, आप अपनी एक कॉस्टिंग करते हैं, एक कोई चीज़ लाते हैं तो कहते हैं यार ये शरबत है, ये 4 चीज़ जोड़ूंगा तो इतने का ये शरबत बनेगा, ये मेरी कॉस्ट आएगी, मैं इसको सेलिंग करूंगा, मेरे ऑपरेटिव एक्सपेंस इतने होंगे तो मैं इतने में ये सेल कर सकता हूँ। एक चीज़ का आप कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट कर। या हमारे यहाँ जो है ना कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करते, ये एक हेजिंग करते हैं और हायर साइड पे हेजिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे फिर अगर मैं भी अब हूँ एक कारोबारी या मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यार आज मैं अगर प्राइस नीचे करता हूँ, कल गवर्नमेंट फिर बढ़ा देगी, या गवर्नमेंट अगर 2 रुपए घटाती है तो 2 रुपए से कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, ठीक है ना। क्योंकि जो सामने वाला बंदा उसके ओवरहेड एक्सपेंस है ना, वो उसी लेवल पे चल रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं आता है। तो यही है कि भाई हम उस मैकेनिज्म को हम किस तरह से चैलेंज करें किसी की। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि यार ये प्राइस होगी, ये आपने एक टेबल बनाते हैं ना, देखो हम एक टेबल बनाते हैं, यार ये प्राइस होगी तो इसकी ये कॉस्ट होनी चाहिए, ये प्राइस होगी तो, और सारे गवर्नमेंट के पास वो डिपार्टमेंट हैं जो इस किस्म के काम कर सकते हैं। पहले हमने देखा था आज तक कोई 25-30 साल पहले कि ये सारी चीजें होती थी यहाँ, अब ये है ना भी हम नापैद हो गई हैं, ये इस किस्म की कैलकुलेशन, इस किस्म की एनफोर्समेंट, वी डोंट सी दैट। अच्छा परवेज भाई, अब ये जरा फरमाइएगा, अब हमारा कंसर्न ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, वहाँ इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? फिर ये कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ता है। हमारी पॉलिसीज में तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं होती जिसकी अभी आपने बात की। हमारी तो प्राइसेस स्टेबल नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं होगी, यहाँ बिजनेस कमेंस कैसे किया जाएगा? लोकल इन्वेस्टर को क्या आप प्रमोट कर सकते हैं? प्लस ये कि आपके इंटरेस्ट हायर एंड के ऊपर होंगे, डबल डिजिट के अंदर होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा मुल्क बाकी रह गया जहाँ पे इतने हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं। ऐसी तो कोई मिसाल नहीं है। आपके यहाँ कौन सी थ्योरी काम कर रही है, ये तो बताएं। देखिए
अब आप देखेंगे जो बिजनेस या कारोबार या इंडस्ट्री, मैं आपको चले बिजनेस कारोबार को मैं इंडस्ट्री से लेके चलता हूँ। इंडस्ट्री में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सबसे पहले एनर्जी की कॉस्ट ऑफ एनर्जी होती है। फिर आप देखेंगे भाई हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट आपने कमाया नहीं किया, गवर्नमेंट आपको बोलती है मुझे टैक्स दे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो होता है ना वो एडवांस टैक्स सिस्टम होता है। अभी आपने कारोबार शुरू नहीं किया, कोई भी आपने चीज़ करी, गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दो, फिर गवर्नमेंट बोलेगी आप ये एडजस्ट कर लेना। यानी कि आपकी जो पैसा है वो आपका पैसा जो आपने कहा था कि मैं बिजनेस को बढ़ाने में लगाऊंगा, वो पार्क होके चला जाता है गवर्नमेंट की किटी में, और फिर आप उसको क्लेम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि यार अगर, और फिर उसके बाद वो पैसा आप कहाँ से लेते हैं? वो पैसा आप बोरो करते हैं बैंक से, उसकी एक कॉस्ट होती है। वो अननेसेसरी कॉस्ट जो है ना आपकी, जो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आपका पार्क पड़ा होता है वो आप बैंक से लेते हैं, और उस पर 11-12% आपको वो भी लग जाता है। फिर आपके तो हमारे पास जो है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जो पहले मैंने आपको बात की थी कि मैकेनिज्म नहीं है कि आप इस किस्म को रेगुलेट कर सके, आप लोगों को ये बता सकें कि ऐसे। देखो, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना, गवर्नमेंट का काम है बिजनेस नहीं करना। बिजनेस तो वो करता है जो पैसे लगाता है और बिजनेस को जानता है, और वो उस सेगमेंट को या उस सेक्टर के अंदर उसकी एक्सपर्टीज होती है, सो दैट ही कैन ग्रो हिज बिजनेस। गवर्नमेंट का काम होता है कि पॉलिसी देना। अब गवर्नमेंट उसको इस तरह की पॉलिसी भी ना दे सके, गवर्नमेंट उसको ये ना फैसिलिटेट कर सके, उसको ये तसल्ली ना दे सके कि भाई ये आपके जो है ना इंटरेस्ट रेट होंगे, आपका ये टैक्स का रेट होगा, आपकी ये एनर्जी प्राइसेस होंगी, लेट्स प्ले द गेम टुगेदर। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब उसके अंदर गवर्नमेंट है ना वो आपका साथी नहीं है जी, वो ना वो आपका जो है ना आपको हर तरफ से निचोड़ने के चक्कर में बैठा हुआ है कि भाई मैं कहाँ से जो है ना इस गन्ने से है ना जूस निकाल लूं और मैं अपनी किटी को पूरा कर दूं। बात दरअसल ये है कि देखें, कारोबार बढ़ाने के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जो है ना रेगुलेटर ऐसा होना पड़ेगा कि आपका दोस्त बन के आपके साथ चले। ठीक है ना। हम गवर्नमेंट से ये नहीं मांगते कि भाई आप पैसे दो हमको, या मैं गवर्नमेंट से ये नहीं मांगता कि आप मेरे कारोबार में इन्वेस्ट करो, नहीं, इन्वेस्ट बिजनेसमैन करेगा। मगर गवर्नमेंट हमें ऐसी कंटिन्यूटी तो दे पॉलिसी में। अब बात दरअसल ये है कि 1 साल के बाद बजट आता है, उसके अंदर हमें पता नहीं कि गवर्नमेंट क्या बम फोड़ेगी। ठीक है ना। आज हमने इन्वेस्टमेंट की है बड़ी, और फैक्ट्री या कारोबार या इंडस्ट्री, इसीलिए मैंने इंडस्ट्री पे कहा, इंडस्ट्री को लगते हैं 3 साल। ठीक है ना, फ्रॉम पेपर टू द इम्प्लीमेंटेशन 3 साल लगते हैं, और फिर उसको 1 साल तो आपको चलाने में लगता है कि भाई वो उसको 1 साल चलाऊंगा, फिर इसके बाद समझ पड़ती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पैसे मिलेंगे, आपने डिसीजन सही लिया है नहीं लिया है, फिर आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये 4 साल का एक समझ लो कि जर्नी होती है। अब गवर्नमेंट 4 साल को वेट नहीं करती, वो कहती है कि भाई आज ही इनसे पैसे ले लो। दूसरी बात ये कि 1 साल के बाद जब बजट आता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल फर्क होती है। तो हमारी जो फिजिबिलिटी होती है ना, वो 1 साल के बाद फिर हम कुछ और सोचते हैं कि यार ये तो अब गवर्नमेंट नहीं करे, तो फिजिबिलिटी बिल्कुल आउट हो जाती है। या तो आपके पास इतने पैसे, अब आप बताएं कि इस सिचुएशन में ये जो कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट, अब इस कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट में हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है ना, आप उसको कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट के बजाय क्रिस्टल क्लियर आप बोलें कि ये है, और आप टेबल बना दें, आप उसका ये बता दें कि ये इंक्रीज होगा तो ये होगा, ये होगा, तो सबको पता चले। और लोगों को बोला कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे दें, उसके अंदर आप बोलें कि यार जो आप नई इंडस्ट्री लगाते हैं ना, हमने 5 साल का आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपका ये टैक्स लगेगा, इसके अंदर हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, 1 विंडो ऑपरेशन देंगे आपके पास। अच्छा, ये है कि आप एक ज़मीन लेते हैं ना, अभी तो आपने क्या कह रहा है कि एक इंडस्ट्री लगाने के लिए आपने एक ज़मीन ली है, अब आप ज़मीन को ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो ज़मीन की ट्रांसफ़र की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो है ना दाढ़ी से मूछें बड़ी हो जाती है। यानी कि अभी तो उसने कोई बाउंड्री वॉल नहीं खींची ना, उससे ज़्यादा पैसे तो उसके जो है ना ट्रांसफ़र, तो आपको ट्रांसफ़र फ़ी कम करनी पड़ेगी। आपको इंडस्ट्री लगवानी है कि आपको ट्रांसफ़र फ़ी से पैसे कमाने हैं। तो अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, जैसे मैं आपको पहले शुरू में बोला, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई आपको पैसे कहाँ से कमाने, लोगों की जेबों से पैसे कैसे निकालने हैं, ये सोचना पड़ेगा कि भाई ट्रांसफर फी को आप रेगुलेट करें, मिनिमम ट्रांसफर फी होना चाहिए। आप इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, हमारी जीडीपी की ग्रोथ करो, रादर देन आप उसको पहले से ही शुरू में जब वो खड्डा खोदता है और उसको आप कहते हैं या पैसे दे दो। तो ये इस तरह से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमें इसको एक वक्त में आके सोचना पड़ेगा। हमारे जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि
हाउ टू मूव फॉरवर्ड, किस तरीके से। इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है, सॉरी, वी डोंट हैव एनी इकोनॉमिक मैनेजर्स, वी हैव डेट मैनेजर्स। डेट मैनेज करते हैं कि हमें कैसे इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, वो तो आजकल ये चल ही रहा है, कैसे हमने सेटल करना है, IMF से कैसे पैसे लेने। पॉलिसीज इस तरह क्यों है कि हम डेट मैनेजिंग करते हैं, हम प्राइवेटाइज नहीं करते, गुर्बत ख़त्म करने के हवाले से हम नहीं सोचते, इस तरह की मैकेनिज्म पर हम काम नहीं करते। इवन तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हमारी जो पाकिस्तान की 60% आबादी यूथ पर है, तो हम क्यों एग्जीक्यूट नहीं करते? इतने आइडियाज़ हैं, पॉवर्टी एलिवेशन एग्जैक्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको एलिवेट करने के लिए स्ट्रैटेजी आपने बनाई है इनकम सपोर्ट्स के जरिए। आपकी कोई अगर एक्सपीरियंस में है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें कि ये पैसे दे के गुर्बत को सेटल किया गया है दुनिया में कहीं पे, ऐसा कोई फॉर्मूला है? देखें, आज कितनी दफ़ा आया है कि भाई लोगों को जो है ना मछली पकड़ना सिखाओ, ना कि भीख मांगना सिखाओ। आपने लोगों की, आप देखेंगे अब लोग भीख मांगने की आदत इतनी हो गई है कि सऊदी अरब ने कह दिया है कि मेरे पास भीख मांगों की गुंजाइश नहीं है, वो वापस भेज देते हैं। दुबई में एक दफ़ा बहुत बड़ा हुआ था, उन्होंने वापस भेज दिया। कुवैत में, मैं मलेशिया गया तो मलेशिया में एक पाकिस्तानी जोड़ा है, वो मेरे पीछे पीछे आ गया, ठीक है ना। तो इस किस्म के जो है ना हमारे पास ऐसे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी जाते हैं ना तो हर जगह पे हमको इस किस्म का एक एनवायरनमेंट नज़र आता है। क्यों कि ये एक समझ लो कि एक गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि भाई आप पैसे मांगो और हम पैसे देंगे और आपको भीख मंगा बनाएंगे, रादर देन यही पैसा आप अपने कोई इंडस्ट्री में लगा दो, यही पैसा आप इंडस्ट्री वालों को बोलो कि मैं आपको 0% फाइनेंसिंग पे ये पैसा देता हूँ, 50 लाख रुपए देता हूँ 0% फाइनेंसिंग पे, और आप इसको 5 साल में पैसे देना। तो आप देखें कितनी इंडस्ट्रियां लगती हैं। देखिए इस किस्म की पॉलिसी होती है। मैं आपको यहाँ बैठ के आपको 50 आइडिया दे सकता हूँ कि हाउ टू ग्रो अवर बिजनेस, हाउ टू ग्रो अवर इकोनॉमी, मगर बात दरअसल ये कि ये सारी चीज़ें क्या उनके जहनों में नहीं आती होंगी, आई डोंट नो। मगर ये कहता हूँ कि अगर मैं यही पैसा अगर आप किसी इंडस्ट्री वाले को दें, यही पैसा आप किसी को बोलें कि भाई आप ये इंडस्ट्री लगाएं, आप ये काम करें, वो ज़मीन आप उसको दे दें, वो ज़मीन में आप उसको बोलें कि यार ये इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लोगों को एजुकेशन भी मिलेगी, लोगों को स्किल भी मिलेगा। बात दरअसल ये है कि हमारे पास यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री हैं या जितना यूथ आप कह रही हैं ना, तो उनके पास बेचारों के पास वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है, उनके पास स्किल लेवल नहीं है। देखिए आप पढ़ तो लेते हैं, आपने किताबी आपने पढ़ लिया सारी, आपने एजुकेशन ले ली स्कूल कॉलेजेस से, मगर बात दरअसल है कि उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। इतनी हमारे पास इंडस्ट्रियां नहीं है, इतनी हमारे पास बिजनेस हाउसेज नहीं है कि इतने हमारे जो यूथ हैं जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उसको वहाँ अपने एब्जॉर्ब कर सकें अपनी इंडस्ट्री में। मौके नहीं है सर, हम कल ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं स्टूडेंट्स, वो उबर, वाइकिया और डिलीवरी कर रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं, तो क्यों हमें हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती कि लोगों को मौके दिए जाएं, क्योंकि स्किल्स तो वो सीख के आ गए हैं, अब उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाना ये तो हुकूमत का काम है ना, उनको इस तरह के मौके देना। तो हुकूमत के पास कोई प्लान हो कोई तो करेगा ना। बात देखिए ये जो है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि हुकूमत का काम है पॉलिसीज बनाना, हुकूमत का काम है पॉलिसी बना के उसको रेगुलेट करना, उसको देखना कि आया उसने जो पॉलिसी बनाई इस हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं। फिर जो इन्वेस्टर होता है या बिजनेसमैन होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो अपनी इंडस्ट्री बनाता है, वो अपनी इंडस्ट्री बनाने के बाद उसको स्केल अप करता है, उस हिसाब से जब स्केल अप हो जाता है तो वो जो यूथ होती है, वो आपका टैलेंट होता है, उसको हायर करता है, उसको हायर करता है। वो हायर करने के बाद उनको वहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, वो अपनी एक्सपीरियंस की स्किल लेवल को हाई करते हैं। बाद अगर हमारे पास वो मौके ही नहीं हैं, वो इंडस्ट्रीज नहीं हैं, जो इतना सारा जो हमारा जो यूथ है, जितने सारे जो हमारे ग्रेजुएट हैं उसको लेके अपने पास हायर कर सके और उनको वो मौका दे सके। अभी देखें ये क्योंकि इतने सारे जो है ना टैलेंट हमारे, इतने सारे ग्रेजुएट, इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे यूथ हमारी मार्केट में अपनी CV लेके घूम रही है। अगर आपके पास 1 या 2 ओपनिंग होती है ना तो आपके पास 3000 तो आपके पास एप्लीकेशन जमा हो जाती है। अब उसका आप देखें तो सही कि 2 आपकी वैकेंसीज में अगर 3000 एप्लीकेशन आती हैं तो आप देखें कि यार वो बेचारे कितना धक्का खा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यार अगर ये मुझे करना है और रोड पे खड़े रह के, क्योंकि देखें उसकी एक कॉस्ट लगी हुई है, उसने जो अपनी जिंदगी में जो एजुकेशन ली है ना तो उसकी एक कॉस्ट लगी है, उसके माँ बाप ने किसी न किसी। अब उस बेचारे को माँ बाप बोलते हैं कि यार तुम रोजाना सुबह जाते हो और लाइन में लग के वापस आ जाते हो, तो क्या किया?
तो कहता है चलो मैं कुछ तो करूं, तो उसके पास सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि भाई यही कर लूं, क्योंकि कुछ तो इनकम आएगी घर में, क्योंकि घर में आपको पता नहीं कि कॉस्ट बढ़ रही है, बिजली के बिल हैं, राशन है, ये है, कुछ की बहनें होती हैं, किसी के बच्चे होते हैं। तो बात दरअसल कि गवर्नमेंट ये सोच ले ना कि भाई हमें ये 5 साल का करना है, हमें इस तरह से करना है, और ये जो पैसा आप वैसे ही जो है ना दे देते हैं लोगों को, जो कहते हैं कि जो किसी की कोई उसकी डिजर्व करता है या कोई नहीं करता, यू नेवर नो, मगर वो आप फ्री क्रेडिट लोगों को दे देना, तो आप देखें कि हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन परवेज भाई अब प्रॉब्लम ये है कि देखें ये टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ, आपके साथ भी ये डिस्कस होती रही है हमारा, कि आपको कोई व्हील रीइन्वेंट नहीं करना, यू डोंट हैव टू। आपने करना ये है कि आपने सिर्फ रेप्लिकेट करना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने नकल करने का हम कह रहे हैं आपसे कि आप कर लीजिए। आपके सामने सक्सेसफुल मॉडल्स मौजूद हैं, सक्सेस स्टोरीज भी मौजूद हैं। आप देखें इसी रीजन के अंदर आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी। लेट्स से बांग्लादेश की बात कर लें, यही यासीन आपने मेरे मुंह की बात, यही ग्रामीण बैंक की स्टोरी थी। आप उसको नेट पे जाके सर्च कर लें। ये जो हमारे इकोनॉमी के चैंपियंस हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किया क्या क्या है, आपने कैसे सॉफ्ट लोन दिए हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग को किस तरह आपने फ्लरिश किया। यही आगे मलेशिया में भी आपको नजर आएगी, इंडोनेशिया के अंदर नजर आएगी, और फार ईस्ट में आपको नजर आएगी। वियतनाम को, खैर मैं तो उसको कहता हूँ कंपटीशन से आप बाहर हो चुके हैं, उधर तक तो जाने में मेरे ख्याल में आपको 100 साल और लगेंगे। तो 400 बिलियन को वो क्रॉस कर गए उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स को। अभी आप उसके साथ कंपटीशन में नहीं है, लेकिन रेप्लिकेट तो कर सकते हैं अगर आज से अगर आप अपनी डायरेक्शन सेट करें। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, अभी एक और भी चीजें शेयर करनी रह गई है, वो भी बता देता हूं कि ये जो शहर कराची जिसके अंदर से हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये लिवेबल सिटीज के अंदर जो एक इंडेक्स बना हुआ है, 173 कंट्रीज इसमें टोटल हैं, उसमें से 170 तक जो है वो ये पहुंच चुका है, जो लीस्ट लिवेबल सिटीज आपकी पूरी दुनिया में है। ये आपका मेयार होगा, ये आपके जो इंडेक्स हैं बता रहे हैं आपकी स्टैंडिंग्स को, आप कहां से अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हो। आप तो अभी तक इसी काबिल नहीं हो सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का सही कर लें, हम क्या इकोनॉमी की बात करें। परवेज भाई मुनासिब है बात करना, ये सारी स्ट्रैटेजीज बताना कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। सड़क आप बना नहीं सकते, 18 साल से गवर्नमेंट है, शहर का हाल आपके सामने। इकोनॉमिक का पहिया चलता है ना, वो आपका चलता है कि भाई आपका जो फार्म टू सिटीज़ जो है ना, रोड्स हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सबसे पहला होता है। प्लीज हमारे यहाँ पोर्ट हैं, 2 पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है। अब यहाँ से कंटेनर निकलते हैं रात को, तो इतना अब तो इतने कंटेनर ज़्यादा हो गए क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है पोर्ट पे ज़्यादा बढ़ गई है, तो पोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा रश हो गया है, यू नो, जस्ट टू एंटर एंड जस्ट टू यू नो वो उसके अंदर। अब आप देखें कि वहाँ से आपका जो रास्ता है, अभी तक हमने वो रिंग रोड नहीं बनाया इतने सालों में कि भाई चलो पोर्ट का जो हमारा जो है ना ट्रांसपोर्टेशन वो ही स्विफ्ट कर दें, ताकि वहाँ से जो कंटेनर निकले ना वो टाइमली एक जगह से पहुंचे। देखिए आजकल वक्त की कीमत है, और फिर बर्निंग ए फ्यूल और सिटिंग ऑन अ रोड इज एक्चुअली अनदर कॉस्ट, यू नो। तो अब बात दरअसल ये कि हमने इतने सालों में ना रिंग रोड बनाया, ना हमने उसको फैसिलिटेट किया, ना हमने पोर्ट की एक्टिविटी को जनरेट किया। हमारे जो पोर्ट के जो टर्नओवर्स हैं वो इतने ज़्यादा जो है ना नहीं हुए जो हम कहते हैं कि इन एंड आउट होने चाहिए। हमारे पास अप टू द नॉर्थ जो है ना, हमने जो है ना उस सिस्टम को हमने किया ही नहीं। एक पैच है जो कराची पोर्ट से लेकर ना सक्खर तक का जो है ना, वो हमने उसको सही तरीके से अभी तक बनाया नहीं। दुनिया में क्या होता है कि पहले जो है ना पोर्ट की तरफ से रोडें बनती हैं जो जाके अप टू नॉर्थ जाती हैं। मैं अभी गया था लाहौर से ना अप टू पेशावर, वो भाई ऐसे गया कि जैसे मैं कोई अमेरिका में जा रहा हूँ, ऐसी रोडें बनी हुई हैं। मगर जब मैं कराची में सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची आया ना, तो आप समझेंगे वो आपका कमर के अंचर पंचर ढीले। तो ये चीज़ है ना, देखें ये हमने कोई थोड़ी मैं और आपका डिसीजन तो नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट खुद समझती है कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन आपने बोला कि मोस्ट अनलिवेबल सिटी आपने बना दिया है, अब आप किसी को पूछें कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर है क्या पाकिस्तान में आके वो रहेगा, वही रिपोर्ट अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर जो आता है ना, फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो अपने पैसे लेके आता है, वो पैसा लेके आता है, लेट्स से कि वो जॉइंट वेंचर लेके आता है कि 60% 40%, या वो कहता है कि मैं 100% यहाँ में लगाऊंगा और लोकल में लोगों को हायर करूंगा। वो अपना एक बंदा भी लाता है। नाउ यू थिंक कि वो जो बंदा वो आएगा, लेट्स से फ्रेंच बंदा आएगा, ही कैन एवर लिव इन दिस सिटी,
और फिर उसके पास वो बिजली चली जाएगी, वो ट्रैफिक में होगा, उसका मोबाइल लूट जाएगा, और फिर उसके पास वो जो पूल ऑफ टैलेंट है ना, जो है हमारे पास माशाल्लाह से बहुत बड़ा 60% यूथ है जो अवेलेबल है हमारे वर्कफोर्स में ज्वाइन होने के लिए, मगर उसकी जो स्किल्स हैं वो अभी रेडी नहीं है, रेडी टू कहते हैं ना कि हैंड्स ऑन उसका नहीं है अभी तक। तो अब आप उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक गैप है। देखो ना, आप अपने जो स्कूल से निकला हुआ बच्चा और जब आप उसको इंडस्ट्रियल रेडी कहते हो ना, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। आपको वो एक सर्टेन उससे स्टेप बाय स्टेप आपको उस पर चलना पड़ता है। अब हमने ना तो हमने वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए हैं, हमने वो नहीं बनाया कि जब बच्चा ग्रेजुएट होके जाए तो आप किस सेक्टर में स्पेशलाइज करना है उसको पता भी नहीं। हमने ना तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट का काम है कि भाई जब बच्चा यूथ निकलता है तो हमें ये चीजें उसको देनी है। इंडस्ट्री वालों से पूछना है कि भाई आपको कितने बच्चे चाहिए, किस सेक्टर में चाहिए, हमने कुछ आप चाहे ये देखें, ये मॉडल है ना जो यासिर भाई ने बोला कि इस मॉडल के अंदर आपको टर्की में चले जाएं, आप इस्तांबुल में चले जाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका ब्रदर मुल्क है, आप उधर जाएं, आप एक महीना एक हफ्ता रहे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि उन्होंने क्या काम किया। जस्ट रेप्लिकेट दैट हियर और हम कहीं से कहीं निकल जाएंगे। थैंक यू परवेज साहब, थैंक यू सो मच परवेज साहब कि आपने वक्त दिया और बड़ी अहम गुफ्तगू की। बिल्कुल सर ने जिस तरह कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास यूथ भी है, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की बेहद ज़रूरत है जिसमें हम लैग करते हैं। आज इसके ऊपर काम कर लेंगे, 10 साल बाद आपको रिजल्ट्स इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। बट बार बार ये बात कहा जाता है कि इसके ऊपर संजीदगी से सोचें और कोई प्लान इसके लिए जरूर बनाएं। मेरे ख्याल में इसी के साथ अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। प्रोग्राम का कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। हमारा यासिर और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।